समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। और तंतु में पट किस संबंध से उत्पन्न होता है? समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तंतु में पट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, कपाल में घट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तो जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उस कारण को कहते हैं समवायी कारण। जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसको कहते हैं समवायी कारण। जैसे घट कपाल में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, जैसे पट तंतु में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है ना। और घट का रूप घट में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, पट का रूप पट में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। इसलिए घट रूप का समवाय कारण कौन है? घट रूप का समवाय कारण घट रूप का समवायी कारण घट घट रूप का समवाय कारण है घट। क्योंकि घट का रूप कहाँ उत्पन्न होता है? घट में उत्पन्न होता है। किस संबंध से उत्पन्न होता है? समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। क्योंकि घट है गुणी और उसका रूप है गुण। तो गुण और गुणी का कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। तो घट में घट का रूप समवाय संबंध से रहता है, समवाय संबंध से उसमें उत्पन्न होता है वह। तो जिसमें कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, जिस कारण में कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है तो उस कारण को कहते हैं समवायी कारण। तो घट का रूप घट में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए घट घट रूप का समवायी कारण है। पट का रूप पट में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए पट रूप का समवाय कारण है पट। पट रूप का समवाय कारण पट। और तंतु में समवाय संबंध से पट उत्पन्न होता है, इसलिए पट का समवाय कारण है तंतु। पट का समवाय कारण तंतु। और घट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है कपाल में, इसलिए घट का समवाय कारण है कपाल। इस प्रकार से घट पट घट रूप और पट रूप इन चारों को आप सामने रखिए। इन चारों के समवाय कारण क्या है और इन चारों का समवाय कारण क्या है? घट रूप का समवाय कारण घट रूप का समवाय कारण है घट। पट रूप का समवाय कारण पट। घट का समवाय कारण कपाल। घट का समवाय कारण कपाल। और घट रूप का समवाय कारण पट का समवाय कारण पट रूप का समवाय कारण और पट घट रूप का समवाय कारण घट रूप का समवाय कारण है घट। घट का समवाय कारण है कपाल। पट का समवाय कारण है तंतु और पट रूप का समवाय कारण है पट। तो ये समवाय कारण का विचार हो गया कि जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसको समवाय कारण कहते हैं। तो ये हो गया। अब ये तो लक्षण इतना जटिल नहीं था, तो आगे वाला देखना है। दूसरा लक्षण असमवाय कारण का। तो इस असमवाय कारण के दो लक्षण किए थे। घट रूप का जो कपाल रूप है वो असमवाय कारण है ना? हाँ। तो लक्षण असमवाय कारण का लक्षण किया था कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में रहता है समवाय संबंध से। दो लक्षण करना है ना वहाँ पर। असमवाय कारण के एक साथ दो लक्षण है वहाँ पर, जो कि आपको अलग अलग स्थान पर उसको घटाना है। तो आपको ये बताया था सरलता के लिए कि जब आप द्रव्य का असमवाय कारण का विचार करेंगे तो पहले लक्षण को घटाएंगे कि घट द्रव्य है पट द्रव्य है। अब इनका असमवाय कारण आपको खोजना है, कौन है इनका असमवाय कारण। इनके असमवाय कारण का लक्षण जब आप घटाने के लिए जाएंगे तो पहले लक्षण का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला लक्षण कौन सा था? हाँ पूरा बोलिए उसका वो लक्षण। बोलिए आप बोलिए। अब जो ये बोले हाँ आप बोलिए फिर ये बोलेंगे। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे सत्कारणम् असमवाय कारणम्। समवेतम सत्कारणम असमवाय कारणम। हाँ आप बोलिए अभी। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम समवेतम यत् कारणम। आपका इस प्रकार का पाठ होगा। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम यत् कारणम तद असमवाय कारणम। समवेतम सत् कारणम असमवाय कारणम। आप बोल सकते हैं ये लक्षण पहला वाला जो अभी बोले ये लोग। हाँ बोलिए। कारेण कारणेन वा सहेक यस्मिन्
सत असंवेता सत असमवाय कारण। ये तो आपने दोनों एक साथ बोल दिए, इसमें दो लक्षण थे ना, दो लक्षण में से पहला लक्षण बोलना था। पहला कहाँ से मुझे पता नहीं। हाँ, तो कहाँ से कहाँ नहीं है, केवल क्या करना है, कार्य वह जो है कार्य न पद को रखेंगे और कारण को हटा देंगे, हाँ। तो एक पहला लक्षण बन जाएगा, यहाँ तक पहला है ना। कारण को हटा करके पूरा बोलिए, कार्य न हटा देंगे तो वह भी हट जाएगा। तो कार्य न और कारण व इस पद को हटा करके बोलना है। कार्य न सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम तत् कारणम तत् असमवायी कारणम व समवेतम यत् कारणम तद असमवायी कारणम। कार्य के साथ एक अर्थ में समवेत जो कारण है, समवेत का मतलब समवाय संबंध से रहने वाला, कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, उसको कहते हैं असमवाय कारण। ये पहला लक्षण हो गया। तो अब इस लक्षण का लक्ष्य कौन था, इसलिए मतलब ये लक्षण हमें किस में घटाना है, घट का जो असमवाय कारण कपाल संयोग है, घट का असमवाय कारण कौन है, कपाल का संयोग, उसमें ये लक्षण घटाना है। तो कैसे घटाना था, तो देखिए कार्य कौन है यहाँ पर, घट, और कारण कौन है, कपाल का संयोग। कपाल का संयोग क्या है, कारण है, और घट है कार्य। क्योंकि कपाल संयोग होने पर घट होता है, कपाल संयोग न होने पर घट नहीं होता है। तो घट का कारण है कपाल संयोग, कारण है तो कौन सा कारण, ये विचार चल रहा है हमारा। क्योंकि कारण का अर्थ होता है कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य की अपेक्षा से निश्चित रूप से पूर्व क्षण में जिसकी विद्यमानता हो, मतलब जिसके बिना कार्य उत्पन्न न होता हो, जिसके बिना कार्य उत्पन्न न होता हो, उसको क्या कहते हैं, कारण कहते हैं, है ना। और जिससे कार्य उत्पन्न भी होता है और वो न हो तभी भी होता है, तो उसको कारण नहीं कह सकते हैं। गधा होने पर भी घट बनता है, न होने पर भी घट बनता है, वो कारण ही नहीं है, उसको कारण नहीं कहते। कि जिसकी निश्चित आपको सत्ता चाहिए कार्य की उत्पत्ति से पहले। तो कपाल संयोग यदि है तभी घट बनता है, दो कपाल यदि जुड़े नहीं तो घट नहीं बनता है। तो कपाल संयोग कारण है, तो कौन सा कारण है, तो हमें उसमें असमवाय कारण का लक्षण घटाना है। क्योंकि समवाय कारण का लक्षण तो हम घटा नहीं सकते उसमें। कपाल का संयोग घट का समवायी कारण हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बता सकते हैं, हाँ नहीं बता सकते। किसी भी पदार्थ का समवाय कारण द्रव्य ही होता है, पदार्थ का समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। और कपाल संयोग कौन सा पदार्थ है, कपाल संयोग, हाँ कौन सा संयोग गुण है? सात पदार्थों में से वह गुण पदार्थ है। कपाल संयोग गुण पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ नहीं है ना। कपाल संयोग कौन सा पदार्थ है, गुण पदार्थ है, और गुण किसी का भी समवाय कारण नहीं होता है। तो इसलिए कपाल संयोग घट का कारण है, लेकिन समवाय कारण नहीं हो सकता है। तो समवाय कारण नहीं तो फिर कौन सा कारण है कपाल संयोग। तो दूसरा ये कारण जो है असमवाय कारण, उसका लक्षण हम उसमें घटा रहे हैं। कार्य है यहाँ पर घट, कार्य है घट, ये घट कहाँ रहता है, कपाल में रहता है। घट कहाँ रहता है, कपाल संयोग में ना, नहीं कपाल में, घट कपाल में रहेगा। और कपाल संयोग भी कहाँ रहता है, घट में। यही कपाल संयोग रहेगा कपाल में, कपालों का संयोग रहेगा कपाल में, और घट भी कहाँ रहता है, कपाल में। तो कपाल संयोग रहता है कपाल में और घट भी कहाँ रहता है। तो ये दोनों भी, कपाल भी, कपाल का संयोग भी कपाल में और घट भी कपाल में। एक है कार्य और एक है कारण। ठीक है। कपाल संयोग है कारण और घट है कार्य। ये कार्य जहाँ रहता है वहीं पर ही कारण रहता है, कपाल संयोग रहता है ना। तो कपाल संयोग कपाल में किसके साथ रहता है, कार्य के साथ, कार्य के साथ रहता है। कौन है उसका कार्य, घट उसका कार्य है। तो कपाल संयोग अपना कार्य जो घट, उस घट के साथ कहाँ रहता है, कपाल में रहता है ना। तो कपाल का संयोग अपना कार्य जो घट, उसके साथ एक अर्थ में, किस अर्थ में, कपाल रूपी पदार्थ में। एक अर्थ मतलब कपाल रूपी एक पदार्थ में रहता है। कौन रहता है, कपाल संयोग, कपाल संयोग रहता है। किसके साथ रहता है, घट के साथ। शब्द का क्या अर्थ है, एक अर्थ है ना पदार्थ, जितना यानी पदार्थ, एक पदार्थ में। तो कपाल संयोग अपना कार्य जो घट, उस घट के साथ एक अर्थ में नाम एक पदार्थ में। कौन से पदार्थ में, कपाल रूपी पदार्थ में, है ना। कपाल पदार्थ में रहता है। कौन रहता है,
कपाल संयोग किस संबंध से रहता है? समवाय समय संबंध संबंध कहाँ रहता है? कपाल कपाल में में कपाल में रहता है। किसके साथ रहता है? घट के साथ घट के साथ। घट कौन है? उसका कार्य। कार्य है। तो घट रूपी कार्य के साथ एक पदार्थ तंतु में समवाय संबंध से रहने वाला कारण कौन सा कारण है? वो कपाल कपाल संयोग। कपाल तो कपाल संयोग ये ऐसा कारण है जो अपने कार्य के साथ एक पदार्थ तंतु में समवाय संबंध से रहता ठीक है ना। तो जो कारण अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहता हो उस कारण को क्या कहते हैं? असमवाय असमवाय कारण है। तो कपाल का संयोग अपना कार्य जो घट उसके साथ एक पदार्थ में, कौन सा पदार्थ में? हाँ बोलिए शंकराचार्य महोदय। हाँ, कौन से पदार्थ? कपाल रूपी पदार्थ में। कपाल संयोग अपना कार्य जो घट है उसके साथ एक पदार्थ में रहता है। कौन से एक पदार्थ में रहते हैं? दोनों कपाल रूपी पदार्थ में रहते हैं। और किस संबंध से रहता है ये? कपाल से समवाय संबंध से। तो अपना कार्य जो घट उसके साथ एक पदार्थ कपाल में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण है कपाल संयोग, वह असमवाय कारण है घट का। ठीक है। वह घट का क्या है? असमवाय कारण। ये पहला लक्षण हमने घटाया था, है ना। अब ये इसी प्रकार से पट में और तंतु संयोग में समझना है। ये तंतु संयोग है कारण किसका? पट का। पट का कारण है तंतु संयोग। अब वो असमवाय कारण तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तंतु संयोग पट का असमवाय कारण क्यों नहीं हो सकता है? बड़ी आपत्ति है। हाँ, आप बता सकते हैं तंतु संयोग पट का असमवाय कारण क्यों नहीं हो सकता है? तो होगा ही। हाँ, उसका असमवाय कारण ही है वो। तंतु संयोग पट का असमवाय कारण ही है। समवाय कारण। तंतु संयोग पट का समवाय कारण क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो क्योंकि तंतु संयोग ये गुण है हाँ, और गुण कभी भी समवाय कारण नहीं होता। समवाय कारण हमेशा, मैंने असमवाय कारण पूछा था क्या? तभी तो वही तो मैं देख रहा था कि लोग क्या बोलते इसके बाद। अब ठीक। तो तंतु संयोग पट का समवाय कारण हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? समवाय कारण। हाँ, तंतु संयोग पट का समवाय कारण क्यों नहीं हो सकता है? गुण कभी समवाय कारण नहीं। हाँ, गुण कभी किसी का समवाय कारण नहीं होता। और तंतु संयोग गुण है, इसलिए तंतु संयोग पट का समवाय कारण नहीं हो सकता है। फिर असमवाय कारण होगा, है कि नहीं? तो दूसरा कारण हम घटा रहे हैं इसमें। तंतु संयोग कारण है ये तो निर्णित हो गया। कैसे निर्णय हो गया? तंतु संयोग कारण है ये। क्योंकि अगर तंतु संयोग नहीं होता तो पट नहीं बनता। और तंतु संयोग होता तभी पट बनता है। इसलिए तो कारण अन्वय सहचार और व्यतिरिक्त सहचार, मतलब कारण जिसके होने पर कार्य होता है और जिसके होने पर कार्य नहीं होता है वह उस कार्य का कारण कहा जाता है, उसका कारण है वो। अब ऐसा तंतु संयोग है, तंतु संयोग होने पर पट बनता है, तंतु संयोग न होने पर पट नहीं बनता है। इसलिए तंतु संयोग कारण है, लेकिन कौन सा कारण है ये लक्षण हमें घटाना है। तो यहाँ पर तंतु संयोग कहाँ रहता है? तंतु में। तंतु का संयोग तंतु में रहता है, क्योंकि जिनका संयोग है वो उसमें रहेगा। इन दो हाथों का संयोग, ये दो हाथों का संयोग कहाँ रहता है बताइए? पिक्चर देख रहा हूँ, बस जहाँ पूछते उसी का जवाब देता हूँ। पिक्चर देख रहा हूँ। ऐसे होता है। जी तो ये दो हाथों का संयोग ये कहाँ रहता है बताइए? दोनों हाथों में रहता है। दोनों हाथों में। जिनका संयोग होगा ना उन्हीं दोनों में वो संयोग रहेगा। ऐसा है। हाथ और आकाश का संयोग हो गया है कि नहीं? दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है। दिखाई देता है। दे रहा है कि नहीं? आकाश और हाथ का संयोग दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देता है। संयोग दिखाई देने के लिए दोनों भी आपको दिखाई देने चाहिए। आकाश या दिखता नहीं है। दिव्य दृष्टि ये है। तो खुला तो आकाश है। उसको देख नहीं सकते। आपने ऐसे कहा है, शास्त्र कहता है तो मानते हैं। दिखता नहीं हो, उसका कोई रूप नहीं ना, कोई आकार नहीं है ना जिसको आप आँख से देख सकते। ये लेखनी है, ये दिखाई देती है। ठीक है। ऐसे खाली जगह को आकाश कहते हैं, शास्त्र तो मानते हैं। उसमें कोई आकार आदि कुछ नहीं है। चक्षु से आप उसको देख नहीं सकते हैं आकाश को। तो आकाश को देख नहीं सकते, इसलिए उसके संयोग भी जान नहीं सकते हैं। ठीक है। जब जिनका संयोग है वो आपको दिखाई देते हो तो संयोग का ज्ञान होगा। ये दो उंगलियां हैं। तो गुरुजी आकाश का और हाथ का संयोग है कि नहीं है? है ना? वो एक द्रव्य है। दो द्रव्यों का संयोग संबंध तो होता है। हम भी बोल रहे हैं कि इसका जो संयोग है वो आकाश और हाथ में दोनों में है। हाँ, दोनों में है, लेकिन दिखाई देता कि मेरा प्रश्न था। गुरुजी अब दो चीजें हैं जो गुरुजी ये अपने
ये चक्षु इसे दिखाई नहीं पड़ता, पर जो ज्ञान हाँ चक्षु जो से हाँ दिखाई आपके दिव्य चक्षु देखेंगे, ये इनके पास नहीं है। वो आपको दिखेगा। मुझे ज्ञान चक्षु ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये आकाश है, ये हाथ है। तो कार्य यहाँ पर है ये तंतु संयोग। अच्छा गुरुजी अब पूछिए ना, गुरुजी यहाँ पे तंतु है ना, तो तंतु का सहयोग है कुछ ना कुछ पट है, ये 3 उंगली ही है, हम पर दिख रहा है ना अपने को, हाँ ये दिखता है ना कि हाँ देखिए ये गुरुजी ये पट- मान्यता है ना, ये दिखाई थोड़ी दे रहा है आपको। आपको क्या तंतु दिखाई दे रहा है क्या? आपको तंतु संयोग दिखाई दे रहा है? पर जवाब दे रहे हैं, मान रहे हैं ना आप? मान नहीं रहे, ये ज्ञान दृष्टि से वहाँ दिख रही चीज है। दिख नहीं रही है, वो मानते हैं, माननी होती है आप। अच्छा ठीक है, हाँ अब गुरुजी आप पकड़ाइए, देखिए हाँ हाँ, तंतु संयोग, देखिए हाँ तंतु, हाँ और ये क्या है? पट है। ऐसा मानना है, समझना है। ठीक है। ये हमारे गुरुजी की पद्धति है। उंगली से पढ़ाते हैं कभी भी। तो तंतु संयोग, तंतु और पट। पट है, पट है कार्य, ठीक है। तंतु संयोग है कारण। कारण। तंतु संयोग कहाँ रहता है? तंतु तंतु में रहता है। और कौन रहता है तंतु में? पट पट रहता है तंतु में, और पट रहता है। तो पट भी तंतु में रहता है और तंतु संयोग भी तंतु में रहता है। तंतु संयोग भी तंतु में है और पट भी तंतु में। तंतु में है। पट है कार्य, ठीक है ना? और इस पट रूपी कार्य के साथ तंतु एक पदार्थ में रहता है। हाँ कौन से पदार्थ में? तंतु के पदार्थ में, तंतु रूपी पदार्थ में। तंतु रूपी पदार्थ में तंतु संयोग रहता है। किसके साथ? पट के साथ, पट रूपी कार्य के साथ। किस संबंध से रहता है? समवाय समवाय संबंध से। तो जो अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में, तंतुरूपी पदार्थ में, पटरूपी कार्य के साथ तंतुरूपी पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला है। समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, ठीक है। केवल समवाय संबंध से रहने वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि तंतु में और भी बहुत समवाय संबंध से रहते हैं। तंतु का रस, तंतु का गंध, तंतु का और कितने गुण है तंतु में, तो वो सब पट के असमवाय कारण नहीं है। ठीक है। तो पट के साथ रहने मात्र से वो कारण नहीं होते हैं, उनकी कारणता पहले से निर्णित होनी चाहिए आपको। ठीक है। ये है। तो अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, तो पट के साथ एक पदार्थ तंतु में समवाय संबंध से रहने वाला कारण कौन है? तंतु संयोग। तो तंतु संयोग है पट का असमवायी कारण। तंतु संयोग है पट का असमवायी कारण। इसी प्रकार से देखिए, पट अभी ये हो गया, पहला लक्षण तो ठीक हो गया। घट का असमवायी कारण है कपाल संयोग, और पट का असमवायी कारण है तंतु संयोग। तो अवयवों का संयोग ही द्रव्य का असमवायी कारण होता है। अवयवों का संयोग ही द्रव्य का। कार्य द्रव्यों का असमवायी कारण होता है। तो अभी हमें दूसरा नियम देखना है, ये दूसरा लक्षण देखना है। ये पहला लक्षण हो गया। हाँ, पहला लक्षण क्या है? बोलिए बोलिए, पहला लक्षण क्या होगा? क्या चीज? पहला लक्षण जिसका विचार हमने किया, हाँ, वो लक्षण बोलिए। लक्षण भी यही है कि तंतु का जो संयोग है ये ऐसे ना, बोलिए आप पहला लक्षण। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे ये वाला? समवेतं सत्कारणम् असमवायि हाँ, इसको कहते हैं, ये हो गया हमारा पहला लक्षण। ये तो बोल देता है। हाँ, तो ऐसा वही पूछा होता है फिर। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा लक्षण क्या है? आप बोलिए दूसरा लक्षण। कारणेन स एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। बोलिए। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। हाँ, कारणेन सह एकस्मिन् ध्यान दीजिए, आपको बोलना है। ये जब दूसरे बोलते रहते हैं ना, उसकी तरफ जब ध्यान देंगे ना, तो वो आ जाता है अपने आप ही। हाँ। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणम् असमवायि कारणम्। हम्म, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे हम्म। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे असमवायि कारणम्। नाथ महाराज आप बोल सकते हैं। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे असमवायि कारणम्। ठीक है, कल याद करके आइए इसको अच्छा सा। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम असमवायी कारणम। इसका अर्थ है कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण। पहला हमने विचार किया कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण। अभी हमें देखना है कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, उसको कहते हैं असमवाय कारण। और यह कारण के साथ, तो किसके कारण के साथ? अपने कार्य का जो समवाय कारण है, अपने कार्य का जो समवायी कारण है, उस समवायी कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, उस कारण को कहते हैं
असमवाय कारण। अब इसमें हमें घटाना है, जैसे घटरूप का असमवाय कारण, घटरूप का असमवाय कारण कौन है? कपाल का रूप। घटरूप का असमवाय कारण है कपाल का रूप। तो घट रूप का जो असमवाय कारण है कपाल का रूप, वो कपाल का रूप और घट का रूप ये दोनों एक पदार्थ में रहते हैं क्या? हाँ। क्या पूछा मैंने ना, आपने हाँ बोल दिया। आपने ये पूछा कि घट का जो रूप है और कपाल का जो रूप नहीं है रहता, एक नहीं, बार नहीं रहते हैं क्या? हाँ, नहीं रहता। मैंने कहा कि नहीं, हाँ, बोला। नहीं रहते। नहीं रहती। कपाल का रूप कहाँ रहता है कपाल में। कपाल कपाल में, में और घट का रूप कहाँ रहता है? घट में। घट में। दोनों एक पदार्थ में है क्या? नहीं। तो दोनों एक पदार्थ में न होने के कारण से पहला लक्षण आप इसमें नहीं घटा सकते कि कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण, क्योंकि यहाँ कार्य रहता है घट में और कारण रहता है कपाल में। ठीक है गुरुजी। हाँ। तो कार्य और कारण एक स्थान में है क्या? नहीं, नहीं। कारण कहाँ है? कारण है कपाल में। कपाल में है। हाँ, कारण कहाँ रहता है? कपाल कौन है कारण? कपाल से। कारण कौन है? कपाल कपाल का रूप। कपाल का किसका कारण है कपाल का रूप? घट रूप का घट रूप का। वो घट रूप कहाँ रहता है? घट में। घट में। घट का रूप रहता है घट में, हाँ, कार्य रहता है घट में, और कारण कहाँ रहता है? कपाल में। कपाल में। हाँ, तो कारण रहता है कपाल में और कार्य रहता है घट में। तो दोनों भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हैं। जी गुरुजी। इस कारण से यहाँ पर पहले वाला लक्षण हम घटा नहीं सकते। ठीक है। मतलब ये कारण अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में नहीं रहता है। तो इसलिए दूसरा लक्षण आया कि कारण के साथ एक पदार्थ में रहने वाला जो कारण है, हाँ, कारण के साथ एक पदार्थ में। देखिए ये क्या है, आप चार पदार्थ आ गए यहाँ पर। कपाल, कपाल का रूप, घट और घट का रूप, हाँ, है ना? कपाल, कपाल रूप, घट, घट रूप। तो घट रूप यह है कार्य हमारा। घट रूप क्या है? कार्य। और कपाल का रूप है कारण। ठीक है। एक कपाल का रूप है कारण, और एक कपाल का रूप रहता है यहाँ पर कपाल में, ठीक है। और घट का रूप रहता है घट में। तो कारण रहता है कपाल में और कार्य रहता है घट में। ठीक है। तो दोनों भिन्न भिन्न स्थान पर है ना? हाँ, तो घट का रूप अभी घट के रूप के साथ कपाल का रूप नहीं रहता नहीं रहता है ना? नहीं, लेकिन घट के साथ रहता है कि नहीं कपाल का रूप? नहीं रहता। घट घट के साथ कपाल का रूप रहता है या नहीं रहता है? नहीं, घट के साथ नहीं रहता। कपाल का रूप कहाँ रहता है? कपाल में। कपाल में। कपाल में। और घट कपाल में कोई रहता है? कपाल में और कौन रहता है? घट घट भी रहता है हाँ, कपाल में। घट घट भी रहता है क्योंकि घट का समवाय कारण कौन है? कपाल कपाल। कपाल। घट का समवाय कारण है कपाल। कपाल। और कपाल के रूप का समवाय कारण कौन है? कपाल कपाल। कपाल के रूप का समवाय कारण भी कपाल है और घट का भी समवाय कारण कपाल है। तो कपाल का रूप कपाल में रहता है, घट भी कपाल में रहता हाँ, है ना? घट भी कपाल में रहता है। तो ये कपाल का रूप किसके साथ रहता है कपाल में? घट के साथ। घट के साथ। कपाल का रूप कपाल में किसके साथ रहता है? घट के साथ रहता है। कपाल में कौन कौन रहते हैं? दो घट और कपाल का रूप अभी बहुत सारे, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे विचार के लिए कपाल में रहता है कपाल का रूप और कपाल में रहता है घट, हाँ, है ना? हाँ, तो कपाल का रूप किसके साथ रहता है कपाल में? घट के साथ। घट के साथ रहता है। और वो जो घट है ना, हाँ, ये जो घट है, ये घट क्या है? कपाल के रूप का जो कार्य है। कपाल के रूप का जो कौन है? कपाल के रूप का कार्य घट रूप। घट रूप। कपाल के रूप का कार्य कौन है? घट रूप। तो कपाल के रूप का कार्य जो घट रूप है उसका कारण है घट। मुझे कपाल के रूप का कार्य है घट रूप। घट रूप। कपाल रूप के ना? हाँ, कपाल रूप का कार्य है घट रूप। घट रूप। ठीक है गुरुजी। और घट रूप का कारण कौन है? घट। घट है ना? समवाय कारण। असमवाय कारण तो ये है, ठीक है। कपाल रूप है और उसमें तो हम लक्षण घटा रहे हैं अभी। तो घट रूप का कारण कौन है? घट। घट। कौन सा कारण है घट रूप का? घट समवाय कारण। घट रूप का घट समवाय कारण है। तो घट रूप का कारण है घट, और उस घट रूपी कारण के साथ गुरुजी एक मिनट। गुरुजी घट और घट रूप में गुण और गुणी संबंध है ना? हाँ, गुण गुणी भाव है। तो इसमें समवाय कारण ही होगा। हाँ, ठीक है। तो घट रूप का समवाय कारण कौन है? घट। घट है। वो घट कहाँ रहता है? कपाल में। और उस घट के साथ और कौन रहता है? कपाल में। कपाल का रूप। तो कपाल का रूप किसके साथ रहता है कपाल में? घट के साथ। घट के साथ। वो घट क्या है? कार्य। उसके कार्य का कारण है। कपाल रूप के कार्य का कारण है। कपाल रूप का कार्य कौन है? घट रूप। घट रूप। कपाल रूप का कार्य कौन है? घट रूप। उसका कारण कौन है? घट। घट। और उस घट रूपी कारण के साथ किसका कौन सा कारण? घट रूपी कारण।
तो घट रूपी कारण के साथ एक पदार्थ कपाल में समवाय संबंध से कौन रहता है? कपाल कपाल का रूप। हाँ, कपाल का। कपाल का रूप। हाँ, तो जो कारण, जो कपाल रूपी कारण अपने कार्य का जो समवाय कारण, अपना कार्य, उसका कार्य कौन है? घट रूप। घट रूप का समवाय कारण कौन है? घट। घट। और उस घट रूपी कारण के साथ एक पदार्थ में, कौन से एक पदार्थ में रहता है? कपाल में। कपाल में कौन रहता है? कपाल रूप। कपाल रूप। कपाल का रूप अपने कार्य का समवाय कारण जो घट, इस घट के साथ एक पदार्थ में, कपाल पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है कि नहीं? ठीक है। तो जो अपने कार्य के समवाय कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण हो, उस कारण को कहते हैं असमवाय कारण, है ना? असमवाय कारण है। ये ध्यान देना है। अभी हाँ, ये उंगली पर भी बहुत ये रहता है। ये क्या चीज है, समझते हैं? बताइए क्या है? मैं तो वो ये नहीं। मैं तो पूरी अपना याद किया हूँ, जैसे उसे आपसे आया था कल। तो उसे- इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसा ये थोड़ा मैं इतना साफ नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, वो सही है। नहीं ऐसे इधर होता ना, घट हो आप गया। अपना अपना ही चलाते रहते हो। जो जैसा जिस प्रकार की सब प्रणाली पद्धति समझ लेनी चाहिए, वो समझ में आ गई तो ठीक है, ये आ गई। ये बता सकते इन चारों में कौन कपाल है, कौन कपाल का रूप है, कौन घट है और कौन घट रूप है? बता सकते हाँ? बता सकते ये क्या है बताइए? ये घटे, ये घट है और ये क्या है? ये कपाल नहीं, आपने कपाल रूप है। कपाल रूप है। ये क्या है? घट रूप है। घट रूप है। और ये क्या है? कपाल। कपाल है ना? ये कपाल का रूप कहाँ रहता है? कपाल में रहता है। हाँ, और घट कहाँ रहता है? कपाल में रहता है। कपाल में रहता है। ये घट क्या है? कार्य। कार्य का कारण है, कारण है ना? हाँ, घट रूप जो कार्य है, उस कार्य का ये कारण है। घट रूप किसका कार्य है? घट रूप कार्य है जी, कपाल रूप का। कपाल रूप का। घट रूप कार्य किसका है? कपाल रूप का। घट का भी कार्य, कपाल रूप का भी कार्य है। हाँ, तो कपाल रूप का कार्य है घट रूप, कपाल रूप का कार्य है घट रूप। उसका कारण कौन है? घट। घट। घट रूप का कारण कौन है? घट। और उस कारण के साथ एक पदार्थ कपाल में समवाय संबंध से रहने वाला कारण ठीक है। कौन? कपाल रूप। कपाल रूप। कपाल रूप। तो उस कपाल रूप को क्या कहेंगे? असमवाय कारण। तो घट रूप का असमवाय कारण कपाल रूप। कपाल रूप किसका असमवाय कारण है? घट रूप का असमवाय कारण कौन है? कपाल रूप। कपाल रूप। तो कपाल रूप असमवाय कारण है किसका? घट रूप का। तो इस प्रकार से ये दूसरा लक्षण हो गया, कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण। ये समझ में आया? हाँ गुरुजी। कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, उसको कहते हैं असमवाय कारण। हाँ, तो अभी पट रूप का असमवाय कारण कौन है, बता सकते हैं? पट रूप का असमवाय कारण। पट रूप का समय कारण तंतु पट रूप का असमवाय कारण ठीक है गुरुजी। तंतु तंतु रूप है ना? ठीक है। उसमें पहला लक्षण घटाएंगे या दूसरा लक्षण? इसमें पहला लक्षण असमवाय कारण जब है तो असमवाय कारण के दो लक्षण हैं, तो किस लक्षण से इसको असमवाय कारण कहेंगे? तंतु रूप को असमवाय कारण जब कहेंगे तो पहला लक्षण या दूसरा लक्षण? दूसरा लक्षण क्योंकि घटाना इसमें चार आ गए ना, हाँ? इसमें चार चीजें आ गई। हाँ, इसमें तंतु भी आ गया, तंतु रूप आ गया, पट भी आ गया, पट का रूप आ गया। जहाँ चार आ गए वहाँ दूसरा वाला, जहाँ तीन है वहाँ पहला वाला। हाँ, वो आप अपने अपने हिसाब से समझ लीजिए, उसको जैसा समझना है। आपको तो एक बताया था, द्रव्य का असमवाय कारण का विचार करेंगे तो पहला लक्षण घटाइए, और पट रूप एक गुण है, और इस गुण के असमवाय कारण का विचार करेंगे तो दूसरा लक्षण घटाएंगे, है ना? तो पट रूप का असमवाय कारण कौन है? पट रूप का असमवाय तंतु रूप। तंतु रूप है। तंतु रूप कहाँ रहता है? तंतु में। तंतु में रहता है। तंतु में और कौन रहता है? पट रहता है। पट रहता है। पट क्या है? कार्य है, कारण है, कारण है। किसका कारण है? पट रूप का। पट रूप का कारण है, हाँ, है ना? हाँ, तो पट रूप का कारण है पट, जी गुरुजी। और उस पट कारण के साथ हाँ, एक पदार्थ, हाँ। या कौन सा एक पदार्थ है? तंतु। तंतु रूपी एक पदार्थ है, और तंतु रूपी एक पदार्थ में समवाय संबंध से कौन रहता है? तंतु रूप। तंतु का रूप रहता है। तो अपने कार्य का समवाय कारण है पट, और उस पट रूपी कारण के साथ एक पदार्थ में, ठीक है। तंतु रूपी एक पदार्थ में जो समवाय संबंध से रहता है, ऐसा कारण, वो कौन सा कारण है? तंतु रूप। तंतु रूप ऐसा कारण है, वह अपने कार्य का समवाय कारण जो पट, उस पट के साथ एक पदार्थ में रहता है, ठीक है। समवाय संबंध से रहता है। हाँ, तो ऐसे कारण को क्या कहेंगे? असमवाय। असमवाय कारणम ऐसा कहेंगे। तो फिर पट रूप का असमवाय कारण कौन हो गया? तंतु। तंतु रूप।
तंतुरूप पटरूप का समय कारण कौन हो गया? तंतुरूप हो गया। तो पहले इस लक्षण का विचार हमने थोड़ा बहुत किया था गुरुत्व के प्रसंग में। आद्य पतन असमवाय कारणम गुरुत्वम, आद्य स्यंदन असमवाय कारणम गुरुत्वम। तो वहाँ तो पहला ही लक्षण घटाए थे, है ना? वहाँ पर पहला लक्षण घटाए थे। गुरुत्व किसका असमवाय कारण है? आद्य पतन क्रिया का। आद्य पतन क्रिया का असमवाय कारण कौन है? गुरुत्व है। क्योंकि गुरुत्व कहाँ रहता है? जिसमें पतन क्रिया हो रही है ना, जो पदार्थ गिर रहा है ना, तो उसमें गुरुत्व है। ये लेखनी गिर रही है तो गुरुत्व किसमें है? लेखनी में। गुरुत्व का मतलब होता है उसका वजन, भारीपन उसका। हाँ, तो ये है लेखनी में, लेखनी गिर रही है। अच्छा, पतन क्रिया किसमें हो रही है? लेखनी में हो रही है। तो प्रथम गिरने की क्रिया लेखनी में हो रही है और गुरुत्व भी लेखनी में है। तो प्रथम पतन क्रिया है कार्य। ठीक है। प्रथम पतन क्रिया क्या है? कार्य। और इसका कारण कौन है? गुरुत्व। इसका कारण है गुरुत्व। क्योंकि गुरुत्व भारीपन हो तो वस्तु गिरती है, भारीपन न हो तो वस्तु गिरती नहीं है। तो गुरुत्व कारण है। किसका कारण है? गिरने क्रिया का। प्रथम गिरने की क्रिया। क्योंकि दूसरे क्षण से लेकर के जो गिरने की क्रिया हो रही है ना, उसका कारण तो वेग होता है। ठीक है। हाँ, वो वेग के कारण से होता है। उसमें भारीपन की बात नहीं रहती है। फिर वेग चाहिए उसमें, वो भी रहेगा लेकिन वो गौण होगा। वेग वहाँ पर मुख्य रूप से कारण बनता है। ठीक है। तो ये हमारा जैसे ये लेखनी है, इस लेखनी में रहता है गुरुत्व और लेखनी में हो रही है आद्य पतन क्रिया। ठीक है। तो आद्य पतन क्रिया है कार्य। ठीक है। प्रथम गिरने की क्रिया क्या है? कार्य है। और इसका कारण कौन है? ये प्रथम गिरने की क्रिया कहाँ रहती है? लेखनी में रहती है। और गुरुत्व भी कहाँ रहता है? लेखनी में। तो गुरुत्व है कारण, ठीक है, है ना? वो रहता है लेखनी में। ठीक है। और प्रथम पतन क्रिया है कार्य, वो भी रहती है लेखनी में। तो ये गुरुत्व अपने कार्य के साथ रहता है। ठीक है। गुरुत्व क्या होता है? अपने कार्य के साथ रहता है। कहाँ रहता है? लेखनी में। तो जो कारण, जो गुरुत्व रूपी कारण अपना कार्य, जो आद्य पतन क्रिया, उस आद्य पतन क्रिया रूपी कार्य के साथ एक पदार्थ में, कौन से एक पदार्थ में? लेखनी रूपी पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है ना? तो जो कारण अपना कार्य, जो प्रथम पतन क्रिया, उसके साथ एक पदार्थ लेखनी में रहने वाला हो, समवाय संबंध से रहने वाला हो, तो उस कारण को क्या कहेंगे? असमवाय कारण। तो इस प्रकार से प्रथम पतन क्रिया का असमवाय कारण हो गया था गुरुत्व। गुरु जी, समवाय संबंध और समवाय कारण में क्या अंतर है? समवाय संबंध और समवाय कारण। समवाय संबंध से जो जिसमें रहता है ना कार्य, उसको समवायी कारण कहते हैं। संबंध तो उन दोनों का एक होता है ना, जैसे पति पत्नी, ये संबंध एक अलग चीज होता है और पति एक अलग है। संबंध जिसमें है वो कारण है, जैसे और जो संबंध है उसको समवाय संबंध कहते हैं। इसी से समझाइए ना, जैसे कि लेखनी में गुरुत्व है, ये समवाय संबंध से रहता है। हाँ, और गुरुत्व का जो कार्य है आद्य पतन रूपी क्रिया, उसका वो असमवायी कारण है। हाँ, समवाय कारण है। गुरुत्व असमवाय कारण है। ठीक है। समवाय संबंध और समवाय कारण, इन दोनों में आप पूछ रहे हैं ना? हाँ। तो समवायी कारण मतलब उसको कहते हैं कि जिसमें समवाय संबंध से कार्य रहता है। ठीक है। ये कार्य है, और घट और कार्य इसमें रहेगा, जिस संबंध से रहेगा उसको समवाय संबंध कहते हैं। अच्छा गुरुजी, एक मिनट, जो गुरुत्व है वो लेखनी में रहता है समवायी संबंध से। हाँ, और ये जो आद्य पतन रूपी जो क्रिया है वो भी समवाय संबंध से रहेगी वहाँ पर। दोनों समवाय से रहता है। हाँ, क्योंकि दोनों का समवाय कारण है लेखनी। दोनों का समवाय कारण है। कपाल संयोग का भी समवाय कारण कपाल है और घट का भी समवाय कारण कपाल है। गुरुजी, ये पूरा साफ नहीं हुआ अभी तक कि समवाय कब बोलेंगे कि ये तो समवाय आ गया। असमवाय का जो है समवाय संबंध कब बोलेंगे कि समवाय संबंध से ही है? ये जो होता है ना, समवायी कारण और कार्य जब होगा ना, हाँ। जैसे घट है और कपाल है, ठीक है। ये एक समवाय कारण, एक कार्य है। हाँ। इन दोनों का संबंध हमेशा समवाय रहेगा। तो आपको समवाय संबंध के क्षेत्र समझने पड़ेंगे कि समवाय संबंध कहाँ रहता है। कार्य और कारण में जो संबंध होता है उसको समवाय संबंध, कार्य और कारण का जो संबंध, वह समवाय संबंध होता है। अच्छा। लेकिन वो समवाय कारण होना चाहिए। समवाय कारण और कार्य, इन दोनों का जो संबंध, उसको समवाय संबंध कहेंगे। गुण और गुणी का जो संबंध, उसको समवाय संबंध कहेंगे। ठीक है। जाति और व्यक्ति, घटत्व घट में रहेगा किस संबंध से? समवाय संबंध से। क्योंकि जाति और व्यक्ति का जो संबंध, वह समवाय संबंध होता है। इसी प्रकार से आगे होता है कार्य, क्रिया और क्रियावान। क्रिया और क्रियावान। राम दौड़ता है, राम धावती, तो दौड़ने की क्रिया राम में हो रही है। और क्रिया वाला कौन है? राम है।
तो वो दौड़ने की क्रिया जो है, दौड़ना रूपी क्रिया, वो राम में रहेगी। किस संबंध से रहेगी? समवाय संबंध से, क्योंकि क्रिया और क्रियावान का जो संबंध है वो समवाय संबंध होता है। क्रिया क्रियावान का संबंध समवाय संबंध है। भाई क्यों होता है लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए रहेगी गुरु जी। उनका माना गया है, वो ऐसा होता है ना कि जब से पैदा हो गया ना, वो हमेशा वही उसमें स्थित ही रहता है, कभी इनका वियोग होता नहीं है। दोनों में से जब तक एक नष्ट नहीं होता है तब तक ये दोनों संबद्ध ही रहते हैं हमेशा। घट और कपाल जो है ना, इनमें से जब तक एक नष्ट नहीं होता है तब तक ये हमेशा एक साथ रहते हैं। तो जो हमेशा एक साथ रहने वाले होते हैं ना, उनका संबंध समवाय संबंध होता है। अब ये मेरा हाथ है, अब ये पुस्तक के साथ इसका संबंध हो गया, ठीक है, लेकिन ये संबंध हमेशा रहेगा क्या? नहीं, नहीं, अभी हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन समवाय संबंध जो रहता है ना, वो हमेशा रहेगा, जैसे कि उसको छोड़ करके नहीं रह सकते। ये मेरे हाथ का जो है ना, अब ये जैसे चमड़ी का ये रंग है, हाँ, अब ये जब तक ये हाथ है तब तक ये रहने वाला है ना। ठीक है, दोनों में से जब तक एक नष्ट नहीं होता है तब तक ये दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। दोनों में से जब तक एक, हाँ, ये चमड़ी का भी नाश हो सकता है कभी, जो है ना वो कोई रोग हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, तो ये चमड़ी ही नष्ट हो गई, दूसरी चमड़ी है जो पैदा हो गई ना, वो दूसरी चमड़ी है। तो जब तक इन दोनों में से एक का नाश नहीं होता है तब तक ये दोनों एक दूसरे के आश्रित ही रहते हैं। देखिए, घट और घट का रूप है, जब तक घट का रूप नष्ट नहीं होता है तब तक रूप घट में समवाय हमेशा संबद्ध ही रहता है, ठीक है, और जब तक घट नष्ट नहीं होता है तब तक रूप उसमें संबद्ध ही रहता है। ठीक है, मतलब इनका विच्छेद तभी होता है जब आप इन दोनों में से किसी एक को देंगे। एक पति है और एक पत्नी है, अब इनका संबंध तब तक है जब तक इन दोनों में से एक मरता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा जो जिनका शाश्वत संबंध हो, मतलब शाश्वत यानी क्या होता है, निरंतर, जब तक वो दोनों विद्यमान है तब तक उनका संबंध हमेशा रहता है। उस हमेशा रहने वालों का जो संबंध, उसको समवाय संबंध कहते हैं, वो हमेशा रहेगा। जैसे किसी की मैत्री है ना, एक दृष्टांत के लिए, तो जब से समझते उनको समझ में आने लगा है तब से मित्र है, और आखिरी क्षण तक मित्र रहे, कृष्ण अर्जुन है। और जैसे जो मित्र जिसने प्रसिद्ध है, राम जी है, सुग्रीव है, और राम जी विभीषण है, इनकी तो बहुत बाद में मित्रता हो गई, पहले से नहीं। लेकिन इनकी जो है कृष्ण अर्जुन, पहले जन्म के भी ये जैसे भाई जैसे मित्र ही थे, नर नारायण। तो हमेशा ये जो होता है, जीव और परमात्मा, इनकी जो मित्रता है, ये हमेशा के लिए मित्रता है, बनी रहती, जो निरंतर रहती है ना, तो उनका जो संबंध होता है उस संबंध को कहते हैं समवाय संबंध। तो गुण और गुणी ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो राम जो दौड़ने की क्रिया कर रहा है तो वो समवाय संबंध कैसे कहेंगे, क्योंकि निरंतर उसके साथ तो वो नहीं दौड़ेगा। क्रिया जब तक है तब तक, ही समवाय संबंध। हाँ, तो ऐसा ही होता है। दोनों में से एक जब तक नष्ट नहीं होता है ना, तब तक वो एक दूसरे में आश्रित है। एक दूसरे मतलब एक क्रियावान में आश्रित है। क्रिया नष्ट हो गई तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक नष्ट हो जाता तो संबंध टूट गया ना। ये कहा ना आपको, पत्नी मर गई, अब पति पत्नी भाव संबंध नहीं रहा। अच्छा, कुछ पति मर गया, संबंध नहीं रहा। दोनों में से एक नष्ट जब तक नहीं होता है तब तक जिनका संबंध बना रहता है, तो उस संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। अच्छा, वही राम का जो दौड़ना है उसका असमवाय कारण कौन होगा? क्रिया का, हाँ, उसकी जो क्रिया है उस क्रिया के प्रति असमवाय कारण। हाँ, राम की क्रिया, अब उसमें तो पहले लक्षण से आपको घटाना पड़ेगा, कार्य के साथ जो समवाय संबंध से रहने वाला है, जो हस्तपाद आदि का संयोग जो हो रहा है ना उसमें, उसकी जमीन के साथ, वो वही कारण बनेगा उसमें, क्योंकि क्रिया हो रही हस्तपाद आदि में, और वो संयोग भी कहाँ है हस्तपाद आदि का? राम में नहीं, हस्तपाद आदि में ही है ना। हाँ, ठीक है। हस्तपाद आदि का संयोग हस्तपाद आदि में रहेगा, और क्रिया भी उसी में हो रही है। तो यदि वो हस्तपाद आदि का संयोग नहीं होता, उसका ऐसा जमीन के साथ संयोग नहीं होता, तो दौड़ने की क्रिया होती है नहीं होगी। तो दौड़ने की क्रिया का कारण बन रहा है उस राम के पैर का भूमि के साथ संबंध है, ठीक है, संयोग। तो वो संयोग ही उसका समय कारण होगा उस क्रिया का। ऐसे कुछ तो साफ हो गुरु जी। फिर ये तो समय के साथ साफ होगा धीरे धीरे, जैसे हाँ, वो तो हम समय की अपेक्षा करें, हम पुरुषार्थ हमें नहीं करना है। कर तो रहे पुरुषार्थ। आज तुम लोगों ने इतने के पुरुषार्थ 1 घंटा हो गया, कुछ आगे एक अच्छा नहीं पड़ेगा, उसी में पुरुषार्थ में लगे। हाँ, तो फिर ऐसा ही होता है, न्याय की ऐसी चीजें होती है। जब आप एक बार खुल गया ना, वो धागा जैसे होता है, आप पकड़ गया तो पूरा उखड़ जाता है, और अटक गया तो फिर हर बार में चाकू लगाना पड़ता है उसको, और तभी कटता नहीं है। इस तरह से न्याय आसान से आसान है, कठिन से कठिन है। कठिन ही है, नहीं, बहुत आसान है। तो यही होता है जब उसकी पकड़ आ जाए तो। हाँ, व्याकरण कठिन है,
ये है, वो तो कठिन है उसमें। व्याकरण भी कठिन है। हाँ, उसमें ये कहते हैं व्याकरण और न्याय के बारे में, गोमुख और व्याघ्रमुख ऐसा कुछ कहते हैं। व्याकरण जो है ना आरंभ में गोमुख, ये क्या कहते हैं, मतलब आरंभ में कठिन सा लगता है। हाँ, व्याघ्रमुख तो तर्क है, हाँ, पहले बहुत भयानक लगता है वो। हाँ, तर्क, बाघ का पेट बहुत बड़ा नहीं होता है, पतला होता है। पतला होता है वो, तो अंदर जब घुस जाते हैं कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो अंदर ही बहुत बहुत डर जैसा लगता है घुसने में, तर्क में। इतना बड़ा हाँ, ऐसे सब होता है, लेकिन बहुत आसान होता है व्याकरण में। व्याकरण जी व्याकरण ऐसा होता है, बड़ा आसान लगता है, कितना सीधा साधा सामने आ जाता है जब है तो प्रारंभ में। हिंदी का है। हाँ, संज्ञा आदि का इतना ही समझना है और कुछ नहीं ज़्यादा होता है। और वैसे वैसे आप तो नियम आदि का नहीं, हिंदी नियम ही समझ लेंगे ना तो बहुत आसान लग जाता है। लेकिन जब उसमें घुसेंगे ना तब पता चलता है अरे भाई ये तो बहुत बड़ा जंगल है, कहीं कुछ किस तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देता, जल ही जल, पानी ही पानी, ऊपर इधर उधर, इस तरह की स्थिति हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे ये दो लक्षण है। अब इन दोनों से भिन्न जो कारण ना उसको निमित्त कारण कहते हैं। ये पंक्ति याद करके आइए कल। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, तद ताभ्याम उभाभ्याम भिन्नम, उन दोनों से भिन्न जो कारण है, ठीक है, समवायी कारण और असमवायी कारण, इन दोनों से भिन्न जो कारण, उस कारण को क्या कहते हैं, निमित्त कारण कहते हैं। जैसे ये है तुरी वेमादिकम दंडस पटस्य, पट जो होता है ना जो बनाते हैं तो उसमें एक ये लगता है, एक डंडा रहता है उनका बनाने के लिए, और एक सुई होती है उसमें, सूचिका जो रहती है, इन दोनों से बनाते हो डंडा और सूची। आपने ये जब बुनते हैं ना ऊनी वस्त्र जो बुनते हैं, गर्मी के वस्त्र जो बुनते हैं, जैसे टोपी हो गई, स्वेटर हो गया, जो बुनते हैं ना उसमें वो रहता है, एक सुई रहती है और एक डंडा सा रहता है। तो उन दोनों से उसको, उस पट को बुनाया जाता है, बनाया जाता है। तो वे जो होते हैं वे है पट के निमित्त कारण, ठीक है। और घट के निमित्त कारण है दंड, चक्र, कुलाल, ये घट के निमित्त कारण। हाँ, गदा भी जाएगा। नहीं, गदा कारण ही नहीं तो निमित्त कारण का। हाँ, ईश्वर आदि जो होते हैं वो उसके निमित्त कारण रहेंगे, ऑलरेडी रहेंगे। हाँ, वो तो है ही, वो निमित्त कारण है। इसका समवाय कारण असमवाय कारण नहीं कहेंगे। इस प्रकार से अब ये होगा, विचार होगा, घट के तीनों कारणों का विचार किया। घट का समवाय कारण कौन है, कपाल, कपाल, और घट का समवाय कारण कौन है, कपाल संयोग। फिर से बोलिए, किसी कपाली है। कपाली है। घट का समवाय कारण है कपाल, और घट का असमवाय कारण कपाल संयोग, कपाल संयोग, और घट का निमित्त कारण कुलाल, कुलाल, दंड, चक्र, ये है घट के निमित्त कारण। इसी प्रकार से पट के भी समवाय कारण कौन, असमवाय कारण कौन, निमित्त कारण कौन, इसका विचार करना है ना। पट रूप का निमित्त कारण कौन है, उसका समवाय कारण कौन है, ये सब विचार करके आना है कल। ऐसे होता है पूरे यही करेंगे, आप हेल्प करेंगे और क्या। हाँ, अकेले में तुम लोग और उलझ जाएंगे। हाँ, सही बता रहे हैं। तो ये होगा तुरी वेमादिकम पट, ठीक ईश्वर होगा। सबके प्रति कारण है तो समवाय कारण है। नहीं, निमित्त कारण है, सबके प्रति कारण साधारण रूप से वो निमित्त कारण है। इनका मत है का ये सिद्धांत है। नहीं, ये इनका सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है। वो निमित्त कारण बनेगा सबके प्रतियों का, मतलब न समवाय कारण होता है, उसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न नहीं होता है, न इस प्रकार से वो कार्य के साथ एक पदार्थ में रहता हुआ ऐसा भी नहीं, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है ना जिसमें वो समवाय संबंध से रहेगा। देखिए, जो नित्य द्रव्य होते हैं ना वो किसी में भी समवाय संबंध से नहीं रहते हैं। नित्य द्रव्य जो होते हैं, ईश्वर एक नित्य द्रव्य है, आत्मा एक नित्य द्रव्य है, वो किसी में भी समवाय संबंध से नहीं रहेगा, क्योंकि कार्य रहता है समवाय संबंध से कारण में, कार्य समवाय संबंध से क्या रहेगा, कारण में रहेगा, और यहाँ पर उसका कोई कारण है ही नहीं। तो जिसका कारण ही नहीं है वो किसी में समवाय संबंध से रहेगा ही नहीं। और जब समवाय संबंध नहीं रहेगा तो समवाय कारण भी नहीं घटा पाएंगे और असमवाय कारण भी नहीं घटा पाएंगे। समवायी कारण और असमवाय कारण के लिए समवाय संबंध चाहिए, और ये जहाँ नहीं घटेंगे तो उसमें समवाय कारण और असमवाय कारण नहीं घटा पाएंगे। तो ईश्वर न समवाय कारण बनेगा न असमवाय कारण बनेगा, लेकिन कारण बनेगा, तो वो निमित्त कारण होगा। इस प्रकार से है ये। तो तुरी वेमादिकम पटस्य ये हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।